देखिए, विश्व पर्यटन दिवस जो है, विश्व पर्यटन दिवस कितने तारीख को मनाए जाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है इसमें, आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? 25 सितंबर, 21 सितंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर। तो कै तारीख हो जाएगा? 27 सितंबर। पढ़े हैं ना सभी कोई? 27 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाते हैं कै तारीख को? 29 जुलाई को। है ऑप्शन क्या? 29 जुलाई को कौन दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्पेस दिवस माने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कै तारीख को मनाए जाते? 23 अगस्त को। आंसर होगा 4 का 80, 23 अगस्त। 5 में है, विश्व शांति दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शांति दिवस का 21 सितंबर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो जानते हैं हम लोग, यह 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कै तारीख की बात करेंगे? तो 14 सितंबर की बात करेंगे। विश्व शिक्षक दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में तो जानते हैं 5 सितंबर को, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं 5 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को ना, 15 नहीं 8 अक्टूबर को मनाया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस है ना, बाद में सबको रिलेट कर करके पढ़ेंगे, अपने याद हो जाएगा। 8 अक्टूबर को कौन दिवस? वायु सेना दिवस। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। विश्व खाद्य दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस कै तारीख को? 16 अक्टूबर को। क्या 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, एलर्जी को हल्का में नहीं लेना है, जिस चीज से एलर्जी है उसे बचना है, ठीक है ना। तो एलर्जी जागरूकता दिवस जो है ये मनाए जाते इसलिए कै तारीख को? 16 अक्टूबर को मनाए जाते हैं विश्व एलर्जी दिवस। जयप्रकाश जयंती मनाए जाते हैं 11 अक्टूबर को, यानी आंसर होगा 11 का ए, 11 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती। सब कोई पढ़ के आते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, है ना। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कै तारीख को? 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए, 11 जुलाई। कारगिल, ये जो है कारगिल नहीं, कारगिल स्मृति दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो ये 26 जुलाई को मनाए जाते हैं कारगिल स्मृति दिवस। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है कै तारीख को? देखिए तो विश्व युवा दिवस जो मनाए जाते हैं यह 12 अगस्त को। कै तारीख को मनाए जाते हैं? 12 अगस्त को। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? तो कै तारीख हो जाएगा? 27 जुलाई ना, 27 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन में कै तारीख को? 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। सही बात है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस। और अंत्योदय दिवस कै तारीख को मनाए जाते हैं? दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती से मनाना शुरू किया गया। और ये कै तारीख को बताइए तो? यह हो जाएगा 27 या 25 सितंबर? 25 सितंबर ना, 25 सितंबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कै तारीख को? तो यह 8 सितंबर को मनाए जाते हैं। सही बात है ना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कितने तारीख को? 8 सितंबर को। और चलिए अब कल जो हम लोग पढ़े थे उस सारे क्वेश्चन का जवाब देना है।
डाउन्स कहाँ का शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है? तो डाउन्स कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं? अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ है? यूरोप एशिया में, यानी यूक्रेन में, रूस में, चीन में, यानी इनमें से सभी में। पांज, चीड़ तथा यूकेलिप्टस नामक दृढ़ और मुलायम लकड़ी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल मिलते हैं भूमध्य सागरीय वन में। पढ़े हैं ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या पाया जाता है? रोजवुड की आबनुस की महोगनी की एनाकोंडा साप की इनमें से सभी? तो कहेंगे इनमें से सभी। यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबनुस, महोगनी, एनाकोंडा सांप सभी पाए जाते हैं। यूएस तथा कनाडा के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड, प्रियरी, की स्टेपी, की पंपास? तो यूएस कनाडा में प्रियरी घास के मैदान है। जहाँ पर भी ठंडी वाला घास के मैदान है वहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, याद रख लेना है, ठीक है ना। अगर कहें कि दक्षिण अफ्रीका के घास के स्थल को क्या बोलते हैं? जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है इसको क्या बोलते हैं? बेल्ट बोलते हैं। याद है ना सब किन्हीं को? घास स्थल हम लोग सब कल ही याद किए थे, और आज टेस्ट है, कैसे नहीं याद होगा? याद करना है, घरे थोड़ा देखना है। श्रीलंका का उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन है? तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल श्रीलंका के पटाना बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, वेनेजुएला के उष्ण घास स्थल को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वेनेजुएला के उष्ण घास स्थल को लानोज। आंसर बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट किसका उदाहरण है? यह रिया तट का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट। स्फीट, कलेगुन, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब जैसी कृतियां यह किस तट में देखने को मिलते हैं? तो निर्गत समुद्री तट में देखने को मिलते हैं। टैगा वन को क्या कहते हैं? शंकुधारी वन कहते हैं ना टैगा वन को। शंकुधारी वन को टैगा वन कहते हैं। अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल क्या कहलाता है? तो यह सवाना कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कल जो पढ़े हैं वही सारा क्वेश्चन इसमें है। और अब हम लोगों को जानना है, ये हो गया वेनेजुएला पश्चिमी टैगा वन। अब कितना? 14 ना 15। फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी कहाँ मिलते हैं? फिजेट और मोनाल, बताइए पक्षी कहाँ मिलता है? यह फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी कहाँ मिलते हैं? यह शीतोष्ण कटिबंध पर्णपाती वन की टैगा वन की भूमध्यसागरीय वन? तो कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में मिलते हैं फिजेट और मोनाल। सबसे अधिक पोषक तत्व वाला घास अल्फा घास कहाँ देखने को मिलता है? तो कहेंगे ये पंपास घास के मैदान में मिलता है अल्फा घास, अर्जेंटीना में। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर ये सभी कहाँ देखने को मिलता है? सदाबहार वन, टैगा वन, पर्णपाती वन की भूमध्य सागरीय वन में? तो कहेंगे यह पर्णपाती वन में और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। रजत, मिंक, ध्रुव भालू मिलते हैं कहाँ? तो रजत, मिंक, ध्रुवीय भालू ये मिलते हैं शंकुधारी वन, यानी कहेंगे कौन? टैगा वन, क्योंकि शंकुधारी वन को ही टैगा वन कहते हैं। कंपोज कहाँ के घास स्थल है? यह श्रीलंका के है कि अफ्रीका के है कि अर्जेंटीना के कि ब्राजील के है? तो ब्राजील के घास स्थल को कैंपोज कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी।
कैंटरबरी कहाँ के घास स्थल है? बताइए तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? ब्राजील की, वेनेजुएला की, श्रीलंका की, न्यूजीलैंड। तो कहेंगे कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास स्थल को कहते हैं। चलिए अब जो है हम लोगों को आगे के सेक्शन पढ़ना है, जो नया चैप्टर पढ़ेंगे जलमंडल। याद है सब किन्हीं को कि नहीं कि हम लोग 6ठा नंबर चैप्टर पढ़ लिए हैं, और इसको जैसे समय मिलेगा दोबारा फिर हम इसको पढ़ा देंगे यूट्यूब पर, पूरा मानचित्र जो है 7 महादेशों का, ठीक है ना। और इसको शुरुआत में हम 6 चैप्टर से ही शुरुआत किए थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल, ठीक है। तो सभी को इस 7वां चैप्टर जो है निकालिए, जो है जलमंडल, यानी स्थल मंडल खत्म हो गया, अब जल का साम्राज्य पढ़ेंगे क्या है। तो जलमंडल है ना। अब इसमें देखिए पृथ्वी का जो है 71% भाग जो है वह जल है, और 29% भाग ही स्थल है, माने ज्यादा क्या है? जल है। अकेला जो 4 गो महासागर है ना, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक, अकेला जितना हिंद महासागर के क्षेत्रफल है उतना 7 महादेश के क्षेत्रफल के जोड़िएगा तो नहीं होगा। अकेला हिंद महासागर 7 महादेशों के क्षेत्रफल से बड़ा है। हिंद महासागर नहीं, कौन महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है 7 महादेशों में, 7 महादेशों के क्षेत्रफल से। अब है संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है, यानी 3/4 तो इसे 75 हो जाएगा, लेकिन लगभग कहेंगे कितना? 71% जल का विस्तार है पूरे इस पृथ्वी पर। एकदम ध्यान दीजिए इधर, जिसमें ऊपरी भाग जो है ना, या ऊपरी भाग में स्थलीय भाग ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, 29 से बढ़ के 39%। एवरेज कहेंगे स्थल कितना है? 29%, लेकिन ऊपरी भाग में स्थल 39% हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में तो सिंपल है, ऊपर बढ़ गया है तो नीचे घट जाएगा, तभी तो एवरेज 29 आएगा। तो नीचे 19% है और ऊपर में कितना? 39%। एवरेज कहेंगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज कहेंगे तो 29% स्थल है, तब बाकी जल का उसी घटा लेना है। एवरेज कहेंगे तो 71%। अगर उत्तरी गोलार्ध में कहेंगे जल का साम्राज्य कितना है तो 61%। दक्षिणी गोलार्ध में कहेंगे जल का साम्राज्य कितना है तो 81%। इतना समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उत्तरी भागों में ज्यादा महादेश का स्थल सा आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम आते हैं। इसके कारण से अगर कहें कि पृथ्वी पर जल जो है 97.5% जल महासागर में है। अब जितना जल है ना 71%, उस सारे के सारे अधिक का 97.5%, सारे 97% सब महासागर में है, जो खारे पानी के रूप में है। मनुष्य इसको पी नहीं सकता, मृदु पानी नहीं है। लेकिन जो राशि जल की राशि की मात्रा का 2.7% भाग ही लवणीय नहीं, यानी मीठा जल है, और इसमें भी सब पीने योग्य नहीं है। अब मीठा जल ही होगा, लेकिन उसमें प्रदूषण होगा तो नहीं पिएंगे प्रदूषित जल। पीने योग्य जल मात्र कै परसेंट है? 1% है। कै परसेंट है मनुष्य के पीने योग्य भाग? जल 1%, जितना है उतना। तो पीने योग्य जल ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है फालतू का जो है पानी बर्बाद पीने वाला नहीं करना है, क्योंकि आगे समस्या होगा। और अगर कहें इसका 70% भाग जो है, जितना बर्फ चादरों और हिमालयों से ढका हुआ है पूरे जल का, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में सालों भर बर्फ माने इतना ठंडा पड़ता है कि पूरा जो है एरिया में बर्फ ही जमा रहता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य के पहुंच से बाहर है। सभी केवल 1% ही जल जो है पृथ्वी के मनुष्यों को मिल पाता है। मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त भूमि कैसे प्राप्त होता है? वो जल कहाँ से होता है? तो भूमिगत जल है, जमीन के नीचे से पीने वाला पानी निकलता है, तो उसे भौम जल कहेंगे। नदियों के जल, झीलों के पृष्ठीय जल, ये सब पीने योग्य होते हैं।
अगर इसको सफाई करके पिया जा सकता है। वायुमंडल में जलवाष्प जितना पाया जाता है ये सभी भी जो है पीने योग्य जल के रूप में होते हैं, और यहीं ऊपर में जाकर के बादल का निर्माण करते हैं और फिर वर्षा होते हैं तो जो है ये भूमिगत जल में चले जाते हैं और वो पीने योग्य रहते हैं। तो ये सब पीने योग्य है, तभी तो जो वायुमंडल में नमी युक्त कण है। धरातल पर जितना वर्षा होता है या पानी गिरता है वो का 59% महासागर में रिस रिस करके नदी नहर झील के सहारे कहाँ पहुंच जाता है, महासागर में। और बच गया कै परसेंट, 41%। 59 घटाइएगा 100 में 41, तो वो जो है भूमिगत जल में चला जाता है, रिस के जमीन के नीचे चला जाता है। और 59% जो है सब जाके खारे पानी में बदल जाता है, महासागर में चले जाते हैं। अगर इसको ऐसा मशीन है कि पूरा वर्षा के जल को जो है एक जगह जो है जमा करके रखा जाए तो पीने योग्य पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन 59% तो खारा पानी में चला गया, ठीक है ना। अगर बात करें वायुमंडल में 59% भाग महासागरों में और अन्य भाग वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चले जाते हैं और शेष धरातल के नीचे चले जाते हैं रिस करके, और कुछ भाग बर्फ का रूप ले लेता है। ये सब जो है पीने योग्य जल हम लोग पढ़े कैसे वितरण है। जल महासागर के जल के कहेंगे गुण क्या है महासागर के, तो 2 गुण जल के देखने को मिलता है। 2 गुण बताइएगा महासागरीय जल का, क्योंकि हर जगह जल का तापमान सेम नहीं होगा, हर जगह जो है महासागर के जल के नमक की मात्रा सेम नहीं होगी। तो 2 गुण डिसाइड करता है महासागरीय जल की क्वालिटी को, एक तापमान और एक जो है लवणता। क्या क्या बोलेंगे बोलिए, तो तापमान और लवणता। महासागरीय जल की कहेंगे 2 गुण क्या है, क्या देखा जाता है महासागरीय जलों में, तो तापमान दर्ज किए जाते हैं, लवणता देखे जाते हैं। इस यहाँ के जल के तापमान कितना है और यहाँ जल की लवणता कितनी है। किसी भी सागर महासागर के तापमान को दर्शाना पड़ता है और लवणता देखना पड़ता है, पूछा जाता है। अगर बात करें हम लोग कि सबसे बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, परिभाषा के हिसाब से देखें एकदम अनंत सीमा तक जाए तो उसे क्या बोलेंगे, महासागर। फिर वो एगो से दूसरा महासागर में मिल जाएगा, इसकी सीमा कभी खत्म नहीं होगी जल की। तो ये क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को महासागर कहते हैं। 4 महासागर पड़ते हैं मुख्य रूप से, एक हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। यह जो है 4 महासागर है। अगर कहें कि भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों यानी 4 भागों में बांट दिया है। अब इसको एक एक कर करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जलमंडल हम लोग पढ़ रहे हैं तो, और इसमें कुछ खंड भी बनाया हुआ नहीं ना है, अभी नहीं बनाया हुआ है, चलिए यहाँ तक पूरा पढ़ लिया। तो 4 भागों में विभाजित किया है। कै भागों में, 4 भागों में। कौन कौन है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर। इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये का क्षेत्रफल जोड़िएगा ना तो इस 7 महादेश के क्षेत्रफल जोड़िएगा तो ज्यादा होगा। अकेले कौन, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल। महासागर के नीचे में अगर बात करें सबसे गहरा गर्त परे मेरियाना गर्त है, समझिए ध्यान दीजिए। सबसे गहरा गर्त कौन है, मेरियाना गर्त है। और फिलीपींस द्वीप समूह के पास 11,022 मीटर की मेरियाना गर्त है। लेकिन क्या हर जगह जो है 11,022 मीटर ही गहरा होगा, वो तो सबसे ज्यादा हो गया। तो समुद्र के नीचे औसत गहराई, अगर पूरा समुद्र के नीचे के पूरा क्षेत्र को प्लेन कर दे, ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन जो अगर मान लिए कुदाली पूरा पानी सुखा दिया जाए, राम जी का तीर मतलब कि चले, पूरा पानी सूख जाए और सबको कहा जाए कि पूरा आदमी मिल के प्लेन कर दीजिए नीचे के माटी के, फिर पानी भर देंगे, तब उसके बाद हाइट मापेंगे तो कितना होगा, 3800 मीटर होगा। यानी औसत गहराई कहेंगे कि कितना होगा समुद्र की, तो कितना कहेंगे, 3800 मीटर है। तो बहुत ज़्यादा ना हो गया, औसत गहराई कम हो गया का, 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, बात समझ रहे ना। 3800 मीटर है। और स्थल की जबकि औसत ऊंचाई, इतना ऊंचा ऊंचा चीज देखते हैं स्थल पर, तो सब अगर प्लेन कर दे, हिमालय के काट छांट के बराबर कर दे, ठीक है ना, जितना पर्वत है वो सबके पहाड़ पठार सबके काट छांट के बराबर कर दे, तो अभी कितना ऊपर उठ जाएगा ये समुद्र तल से, 840 मीटर मात्र उठेगा ऊपर। कितना ऊपर उठेगा, 840 मीटर।
तो बातें करें, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई कितना कहाँ पर है, इसके उच्चता मितीय वक्र कहते हैं। यानी कि इसको हाइपोग्राफिक्स या मेट्रिक कर्व के तौर पर जानते हैं। मैंने कह रहा है सबसे गहरा समुद्र में, स्थल में सबसे ऊंचा, ठीक है ना, ये दोनों के बीच के मतलब कि लंबाई को उच्चता मितीय वक्र कहते हैं। काहे कि हर जगह सेम थोड़ा ही रहेगा, हर जगह 3800 मीटर तो समुद्र की गहराई होगी नहीं, वो तो एवरेज ना पर है। हर जगह तो 840 मीटर ऊपर होगा नहीं, वो एवरेज पर है। तो बताया जाता है कि भारत के क्षेत्रों में, अरब सागर के क्षेत्र के जलीय क्षेत्र ले लीजिए, अब भारत की सबसे ऊंची बिंदु ले लीजिए, तो यहाँ उच्चता मितीय वक्र कितना होगा, तो भारत की सबसे ऊंची बिंदु से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के सबसे निचली गहराई से घटा देंगे तो वो हो जाएगा इतना लंबाई में है यहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग जगहों में जो निकाले जाते हैं लंबाई, मिनिमम और गहराई और ऊंचाई के बीच के अंतर, तो उसे हम लोग कहते हैं उच्चता मितीय वक्र। और दर्शाया जाता है ग्राफ पर कि कहाँ पर कितना है। तो जो वक्र तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, उच्चता मितीय वक्र। जो हम बोले समझ में आया कि नहीं बातें। अगर हम लोग बात करें कि समुंदर किसे कहते हैं, तो जल मंडल का क्या, जैसे महासागर है तो महासागर एवरेज गहराई कितना है 3800 मीटर, और स्थल की ऊंचाई कितनी है 840 मीटर, ठीक है। तो ये हर जगह ये तो हो गया। अगर कहता कि औसत उच्चता मितीय वक्र बता दीजिए कितना है औसत, तो कह देंगे कितना 11, और इधर से नहीं 3800, और इधर से 840 जोड़ दीजिएगा तो लगभग 45-4600 आ जाएगा। तो कहेंगे 45 से 4600 मीटर औसत हो गया, मतलब कि यह ऊंचाई पूरे पृथ्वी की, माने औसत ऊंचाई कितनी है, औसत मोटाई कितनी है, तो औसत मोटाई कितना कर देंगे 4600 मीटर के आसपास। लेकिन हर जगह ये सेम थोड़ा ही है, तो औसत ना है। अगर वास्तविक रूप से देखें तो मोटाई कितना, जैसे भारत के कहेगा क्षेत्रों की मोटाई स्थल और वहाँ के अगल बगल के जल है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और भारत का सबसे ऊंची बिंदु है, तो बताइए इसका कितना मोटाई होगा। तो जो सबसे गहरा भाग होगा बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, वो उसको मान निकाल लेंगे, भारत के सबसे ऊंची बिंदु निकाल लेंगे और दोनों के बीच अंतर कर देंगे, तो इतना मोटाई हो जाएगा। तो ऐसे कर कर के एक ग्राफ खींचा जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, भारत का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, अलग अलग जगहों में जो जलीय क्षेत्र से घिरा है उसका दर्शाया जाता है कि इतना उच्चतम, इतना इसका मोटाई हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इतना हो गया। ऐसे जो मिला देंगे लाइन को, तो इस वक्र को कहते हैं उच्चता मितीय वक्र। समझ में आया बात है। अगर हम लोग कहें क्या सर, एकदम कंसंट्रेशन बनाइए इधर, ठीक है, गौर करिए इधर। समुंदर की बात करते हैं कि जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है और एक तरफ महासागर से, उसे समुंदर कहते हैं। 3 तरफ जल, अच्छा ये गलती लिखा गया है, एक तरफ महासागर से थोड़ी, 3 तरफ अगर बात करते हैं स्थल, 3 तरफ जल, ठीक है, और एक तरफ स्थल, महासागर को काट के क्या कर देना है वहां पर स्थल कर दीजिए सभी कोई। 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल हो खाली, तो यहाँ कहेंगे समुंदर समुंदर है। जैसे हम लोग चल जाएंगे कन्याकुमारी, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, तो चारों तरफ इधरो जल, इधरो जल, इधरो जल, केवल जहाँ है केवल एक साइड क्या होगा स्थल। तो 3 ओर जल हो, तीनों तरफ, 3 दिशाओं में, और एक तरफ स्थल हो, तो उसे क्या बोलेंगे समुंदर। जैसे 3 तरफ अगर बात करते हैं जल और एक तरफ स्थल हो, ठीक है ना, तो स्थलीय भाग को प्रायद्वीप कहेंगे, नहीं समझे। और जो 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल, तो जलीय भाग को समुंदर कहेंगे। बातें कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल, तो वो स्थलीय भाग को क्या कहेंगे प्रायद्वीप, और 3 तरफ जल एक तरफ स्थल वही है, लेकिन जलीय भाग को क्या कहेंगे समुंदर कहेंगे। जैसे गए राम जी अंतिम छोर कन्याकुमारी तक, उसके बाद श्रीलंका जाना था, तो क्या बोलते हैं वहां पर समुंदर देवता ना कहा गया। समुंदर देवता को रास्ता मांग रहे थे कि समुंदर देवता जी हमको जो है रास्ता दीजिए, यह जो है रावण बड़ी अत्याचार कर रहा है और यह दुराचारी है, इसको हम मारना चाहते हैं।
तो इसको जो है उसके बगल में रहता था समुंदर, तो ये बोलता था कि तो मेरा अड़ोसी पड़ोसी है, हम कैसे आपको रास्ता देंगे। तो वो थोड़ा जो है गलत संगत का सपोर्ट कर रहा था। तो जो है राम जी जो है कहे कि विनती करते, लक्ष्मण जी कहे कि विनती उनती नहीं, तो एक अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा ही आपका बात सुनेगा। तुरंत मतलब तीर निकाली या सुखा दीजिए ना, कहानी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कौन बोले? लक्ष्मण जी। तो राम जी कहे कि नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट किसी से पहले रिक्वेस्ट करिए, कोई भी कार्य करना हम लोग को जरूरत है तो किसी से रिक्वेस्ट, बड़े हम लोग के पास शक्ति है कि उसे छीन भी सकते हैं, लेकिन नहीं, छीनना नहीं है, क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। रामायण से बहुत सारी बातें सीखते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो जो है रिक्वेस्ट किए 2-3 दिन तक, लेकिन जो है उस समुंदर जो है देवता जो है टस मस नहीं हुआ, एकदम इग्नोर कर दिया राम जी के इस प्रस्ताव को और विनती को। और जैसे इग्नोर कर दिया, तब उसके बाद राम जी भी जो है कहे कि अब तो हम अपना काम कर लिए, अब जो है इसको जो है जब विनती से नहीं सुने तो अब इसको अपना ताकत दिखाते हैं। तब बोलते हैं लक्ष्मण, सर्कस में जो बांध सब रखा है ओरिजिनल वाला लेकर के आओ तो तुरंत, ठीक है ना। और जैसे तब तो लक्ष्मण जी पहले ही से लेकर तैयार थे, हम पहले ही से कह रहे थे 2-3 दिन में सुने वाला नहीं है, इस सुनवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कौन आता है? समुद्र देवता। तो समुद्र देवता ना है, तो समुद्र क्यों? क्योंकि 3 ओर जल, एक और क्या है? स्थल। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कौन चीज? समुद्र, या महासागर के काट के स्थल कर देना है। खारी कहते हैं समुद्र का स्थलीय भाग प्रवेश कर जाने पर जो जल क्षेत्र बन जाता है उसे खारी कहते हैं। समुद्र का ही एरिया था पूरा, लेकिन ऐसा लग जाए कि एक स्थल के बीचों बीच काटते काटते अंदर तक चला गया तो 3 ओर स्थल नजर आएगा, बात समझ रहे हैं ना। एक ही तरफ जल नजर आएगा, नहीं समझ में आया बात है। यानी कि समुद्र था लेकिन अंदर अंदर काट छांट के जो है एक ऐसी आकृति में बना लिया, तो 3 ओर से स्थल, एक ओर जल। तो ऐसा क्षेत्र को क्या बोलेंगे बताइए? तो खारी बोलेंगे, ठीक है, जो कि समुद्र का ही भाग अंदर तक चला या स्थल में। अब बे कहते हैं, बे ऐसे खारी बोल का रूप है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर है बे खारी में। क्या अंतर है? तो कहेंगे 2 किनारों स्थल से घिरा हो, एक तरफ टापू हो, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े कि एक तरफ स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, तीनों ओर स्थल, एक तरफ जल, तो क्या बोल दिए? खारी। लेकिन 2 ओर स्थल एक को टापू सब हो, टापू हो, बात समझ रहे हैं ना। माने जल भी स्थल भी, जल भी स्थल भी, ऐसे टापू रहे, 2 ओर पूरा स्थल है, पूरा घेर ले रहे, पानी इन्हें उन्हें नहीं जाएगा, एक तरफ टापू सब रहे, समझ रहे हैं ना, एक तरफ पूरा जल रहे, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बे कहेंगे। क्लियर है बात? बे क्या है, खारी क्या है, समुंदर क्या है। अब जो है हम लोग को थोड़ा इधर पहले देख लेना यहीं पर कि विश्व में सबसे अधिक जो है तटीय सीमा बनाने वाली देश कौन है? तो सब तटीय सीमा माने कि समुंदर से तट, समुंदर से उसकी सीमा स्थल की लगती है, तो सबसे ज्यादा है कनाडा, 2,02,080 किलोमीटर। कितना है बोलिए तो? 2,02,080। अब भारत के 7516 9 गो राज्य से सीमा लगती ना है, और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो सब का बाउंड्री लाइन तटीय सीमा जोड़िएगा ना, तो 7516.6 किलोमीटर, माने 7,500 आया। आई कितना हो गया? 2 लाख। ये 7,500 है भारत का। तो विश्व में 16वां नंबर पर आता है भारत तटीय सीमा में। और 1 नंबर में कौन आता है बताइए? तो कनाडा आता है। 2 नंबर में नॉर्वे आता है। नॉर्वे की बात करेंगे तो 58,133। 2 में कौन हो गया? नॉर्वे। महादेश में भी 2 गो पढ़ लिए थे, इतना बात बोल दिए थे। सीधा बैठना है सर। शरीर लंबा चौड़ा है तो इसका मतलब क्या? खाना पीना खाएंगे तब नहीं एनर्जी रहेगा, नहीं खाना पीना खाएंगे तो शरीर में ताकत नहीं रहेगा। सुबह सुबह जो है चाना आप लोग को खा के आना है। यहाँ पर कम से कम पढ़ने आते हैं 9 बजे, खाना नहीं खा के आते हैं, तो चाना फूलने के लिए रख लीजिए। उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट में उसको फाँक लेना है, याद कर ही रहना है, फाँकते रहना है, समझ रहे ना, याद करते रहना है, ठीक है। उसमें अलग से टाइम भी नहीं खाने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आना है, तब अच्छा से बैठेंगे, शरीर फिट रहेगा, तभी ना पढ़ पाएंगे। पूरे 80 साल जीना है, तभी से जो है अभी से शरीर को कमजोर काहे करेंगे? अपना काम किए रहेंगे, शरीर मजबूत है तभी हर चीज़ है। आप सोचेंगे कि नहीं 60 साल जी लेंगे तब ठीक है, लेकिन मेहनत करते हैं, आज बड़ा आदमी, ऐसा बात नहीं है। आप जितने बाद में आप सोचेंगे कि नहीं जीना चाहिएगा, बात समझ रहे हैं ना, अपने परिजन के लिए, आपके जो
बेटा पोता होगा, उस सब के लिए सब जीना चाहता है। बोलिए तो कौन नहीं जीना चाहता है? अधिकांश जो अमीर घर में है, सब चीज़ ठीक ठाक है, तो कि हम रहेंगे तो सबको गाइड करेंगे। भले बूढ़ा आदमी 70 साल का हो जाता है, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन अपने घर का वो मेन पिलर होता है, मेन पिलर होता है। भले कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सबको गाइड करके आगे बढ़ा रहा है, वही वृद्ध आदमी ही। ठीक है, इसलिए जो है अपने शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और इसलिए जो है सब कोई खाना पीना खा के टू टंच रहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कनाडा कितना हो गया? 2,02,080 किलोमीटर। और जो है नॉर्वे की बात करते हैं तो 58,133। इंडोनेशिया है 54,720। सब अब नहीं याद करे के है, एवरेज में बस देख लेवे के एक बार, और 2 याद रखे के है, और 30 नंबरिंग लेकिन याद रखे के सबके 16 के। तो अगर बात करते हैं 3 में कौन? इंडोनेशिया। 4 में रूस। 4 को बोलिए तो टॉप। 1 में कौन? कनाडा। 2 में नॉर्वे। 3 में इंडोनेशिया। 4 में रूस। 1 में कौन? 2 में कौन? नॉर्वे। 3 में कौन? 4 में कौन? रूस। 5 में फिलीपींस है, जहाँ मेरियाना गर्त पर है ना थे। 5 में कौन? फिलीपींस। 6 में जापान। 6 में कौन है? जापान। तो फिलीपींस के बाद कौन हो गया? जापान। 6 को बोलिए तो कौन कौन हो गया? कनाडा, नॉर्वे। 3 में कौन? इंडोनेशिया। 4 में कौन? रूस। 5 में कौन? फिलीपींस। 6 में कौन? जापान। 6 में जापान हो गया। 7 में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, महादेश भी यही, ऑस्ट्रेलिया। 8 में कौन है? अमेरिका, यूएसए को अमेरिका बोलते हैं, यूएसए। 9 में कौन? अंटार्कटिका महादेश। 10 में न्यूजीलैंड। 11 में चीन। और 16 में कौन है? भारत। 7500 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट कहेंगे तो कितना? 7516.6 किलोमीटर। कितना बोलिए तो? 7516.6। तो एवरेज में कह दिए कितना? 7500। तो चलिए 11 बोल सकते हैं। 1 में बोलिए तो? 2 में नॉर्वे। 3 में इंडोनेशिया। 4 में रूस। 5 में कौन? फिलीपींस। 6 में कौन? जापान। 7 में ऑस्ट्रेलिया। 8 में यूएसए यानी कि अमेरिका, 8 अमेरिका ना है। और 9 में कौन? अंटार्कटिका। और 10 में न्यूजीलैंड। 11 में चीन। 11 में चीन है। और भारत कितना हो जाएगा? 16 नंबर में। कितना? 7516.6। चलिए अब हम लोग जानते हैं महासागर के नितल 4 प्रमुख वर्गों में बांट देते हैं। यानी महासागर के नीचे जो गहराई है, गहराई के हिसाब से 4 भागों में बांट दी। हम लोग वहां जल के बात पढ़ रहे हैं, तो जल के नीचे में हर जगह गहराई सेम थोड़ी है। जल के नीचे में कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं कम गहरा है। ठीक है, तो गहराई के हिसाब से तल, तल नी माने नीचे, और तल माने तली में, समुद्र के तली में। तो नीचे के तली कितना गहरा है, इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है तो महासागर को। ठीक है ना, तली के गहराई के हिसाब से सबसे कम गहराई वाला मगन तट कहते हैं। आप दिखते हैं समुंदर जब शुरू होता है तट के किनारे, ध्यान दीजिएगा, समुंदर शुरू होता है जब तट के किनारे, तो ऊपर से देखते हैं तो स्थलीय भाग नजर आ रहा होता है, भले ऊपर में पानी और नीचे में माटी नजर आ रहा होता है। तो समुंदर के तट के किनारे वाला ऐसे कम गहराई वाला क्षेत्रों को मगन तट कहते हैं। कौन तट कहते हैं बोलिए तो? मगन तट। महाद्वीपों के समुंदर में डूबे हुए भाग, महादेश का ही वो भाग है जनरली, वो समुंदर का भाग नहीं है, बस पानी आके ओकरा के ढक ले है। तो उसको क्या बोलेंगे बोलिए तो? महाद्वीपीय मगन तट। महादेशे का भाग है लेकिन पानी आके ओकरा के ढक देले है, तो उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय मगन तट। और इसकी गहराई 200 मीटर तक रहती है, यानी 0 से लेके कितना? 200 मीटर। 200 मीटर भी ज्यादा हो गया, बात समझ रहे हैं ना? तो 0 से, लेकिन समुंदर तो 3800 मीटर ना गहरा है, तो 0 से लेके 200 मीटर तक को बताइए तो क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय मगन तट। और इसकी ढलान बहुत ज्यादा नहीं रहता है, एकदम ऐसे 90 डिग्री हो गया। इसका ढलान शुरू में कम रहे, 1 डिग्री मात्र। क डिग्री? 1 डिग्री, फिर मात्र 1 डिग्री रहता है। किसका बताइए तो? महाद्वीपीय मगन तट के ढलान। यह महासागरों के कुल 7.5% भाग है महाद्वीपीय मगन तट। जितना महासागर है उसका 7.5% भाग बताइए तो क्या है? महाद्वीपीय मगन तट है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मगन तट में ही पाए जाते हैं।
जो समुंदर से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं मछली उछली के लिए या मनुष्यों के लिए भी, समुंदर में के अंदर के जो समुंदर के अंदर में भी जो है पेड़ पौधे उगे रहते हैं नीतल में। तो अधिकांश खाद्य पदार्थ बात करते हैं यह किससे, कौन क्षेत्र में मिलते हैं? महाद्वीपीय मगन तट में। लगभग सभी खाद्य पदार्थ इसी में पाए जाते हैं। मत्स्य आखेट का प्रमुख क्षेत्र, मछली भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा। मछली इधरे रहता है तो मछली का शिकार इधरे होता है ज़्यादा। विश्व के अंदर में भी रहेगा मछली तो उधर शिकार करना मुश्किल है, ठीक है। तो मछली का शिकार ज़्यादा महाद्वीपीय मगन तट में ही लोग करते हैं। अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल यानी पेट्रोलियम समुद्र में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? समुद्र के तल आ गया ओकरा नीचे दबा रहता है पेट्रोलियम। तो अनुमान है कि तेल और गैस 20% महाद्वीपीय मगन तट में मिलते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेट्रोलियम, इस सब का जितना भी विश्व में है वो का 20% कहाँ पर है? महाद्वीपीय मगन तट में। देखिए एकदम कोई भी बात छोड़ने वाला है क्या इसमें? इसे लुसेंट में कोई भी बात छोड़ने वाला नहीं है, ये कम देता ही है। एनसीईआरटी में जो 4 पन्ना लिखा रहता है ना ओकरा कितनी में लिख देता है, हमें इंपॉर्टेंट मात्र लिखे। तो इसमें आप कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी कहता है ना कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए, तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा। तो ये है कि आपका कंसेप्ट पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उतना बहुत समय लगता है 46 किताब पढ़ने में। तो लगभग कंसेप्ट हम आपको लगभग उसका बोल देते हैं यहाँ पर, तो डाटा भी याद करा देते हैं। तो शॉर्ट में अगर लुसेंट को भी पढ़ लीजिएगा तो आप लगभग सब कंपटीशन निकाल सकते हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी छोड़ के। बात समझ रहे हैं ना? स्टेट पीसीएस यूपीएससी में जो है आपका 50-60% तैयारी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इतना बेसिक हो गया, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, अपने से कोई किताब होता सेट प्रैक्टिस करके तो उस अभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक तैयार हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी का निचोड़ है। इसीलिए शब्द कुछ नहीं छोड़िएगा। कई बार बोल दिए हैं, जो कहेगा स्मार्ट स्टडी करो लुसेंट ऐसे पढ़ेगा तो पगलाइए जाएगा, कहियो याद नहीं होगा। तो कर्मकोरी आदमी है, आलसी आदमी है। बात समझ रहे हैं ना? मेहनत नहीं करता है और दूसरे को भी मेहनत करने नहीं देना चाहता है। वो कहेगा ये सब वायरस दे ले है, इसमें कुछ इसमें तक कुछ नहीं कहेगा, इसमें कुछ नहीं पूछे वाला है। बात समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट वहीं सबसे अधिक लंबा तट कौन? तो कनाडा। बस ये कोई याद कर लो बस, और कुछ नहीं, बस हो गया। ये भी एग्जाम में हिट करेगा डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना? अब बाकी सब वायरस दे ले, पढ़ेगा तो दिमाग खराब होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, कहेगा कि नहीं अब काम नहीं चल रहा है, वही आदमी कहेगा अब लुसेंट से नहीं काम चलेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब आदमियों से दूर रहिए। और एक बार जो बताया जा रहा है सब निचोड़ है एनसीईआरटी का, इसको एक एक शब्द को याद कर जाइए, नौकरी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 20% महाद्वीपीय मगन तट, तो इसको सारा बात बोलना है। बताइए महाद्वीपीय मगन तट की गहराई कितनी रहती है? 200 मीटर। ढलान कितना रहता है? 1 डिग्री। अगर बात करते हैं कि कै % भाग है, 7.5%। और जितने खाद्य पदार्थ होते हैं अधिकांश कहाँ मिलते हैं? महाद्वीपीय मगन तट में। आखेट मछलियों के लिए उपयुक्त जगह कौन है? महाद्वीपीय मगन तट। अगर कहे खनिज तेल गैस का 20% भाग कहाँ पाया जाता है? महाद्वीपीय मगन तट में। अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल इसमें क्या है, इसकी ढलान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 2 डिग्री से कितना? 5 डिग्री। और इसकी गहराई 200 मीटर से कितना हो जाएगा? 3660 मीटर। माने 200 मीटर से लेके 3660 मीटर कौन है बताइए तो? महाद्वीपीय ढाल। और माने महादेश खत्म होने वाला है। महादेश की जो गहराई है और पूरा खत्म होकर उसके बाद अब खाली समुंदर आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए एकदम खत्म हो जाएगा तो पूरा ढलान तक ना नीचे जाएगा। तो कहेंगे 3660 मीटर 200 मीटर से। और यह 6.5% है कुल महासागरों का। कह दिए 200 से 3660 मीटर, और यह 6.5% है। ढलान 2 से 5 डिग्री है। बस हो गया, इतने याद रखना है। तीसरा नंबर पढ़ना है महाद्वीपीय उत्थान। यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है, ढलाव ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम ढलाव, आधा से 0.5 से 0.1, 0.5 से 0.1 डिग्री, बस इतना ही। और इसका सामान्य ऊंचावच भी कम है। और अधिक ऊंचावच माने नीचा और ऊंचा वाला भी जगह में अंतर भी बहुत कम रहता है, बहुत कम ऊंचाई क्षेत्र सब रहते हैं।
और इसका इस अधिक गहराई पर ये लगभग समतल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे और कहीं कहीं प्लेनो है। ऊंचा वच का मतलब ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं, और कहीं कहीं क्या पूरा प्लेन समतल हो जाता है। और इस मैदान या नितल मैदान में विलीन हो जाता है। यानी ये जगह कह रहा है एकदम जब ये खत्म हो गया, महाद्वीपीय पहले महादेश है, तो मगन तट खत्म, तो मगन तट के बाद महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल के बाद अब समतलीय जगह जो समुंदर में मिलता है, ठीक है ना, एकदम लगभग थोड़ा मोड़ा उबड़ खाबड़, और समतलीय ढलाव भी ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना, ढलाव भी 0.5 से 1, उबड़ खाबड़ ऊंचा वच भी ज़्यादा नहीं, ठीक है, कहीं कहीं समतल भी हो जाएगा, प्लेन भी रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं महाद्वीपीय उत्थान। क्या बोलेंगे बोलिए तो। अब है लास्ट एक जो है नितल मैदान, यानी कहे का मतलब सबसे गहरा वाला क्षेत्र सा, तो पूरा अब समतल होगा और ढलाव भी थोड़ा नहीं होगा और पूरा प्लेन बीच का जगह समुंदर में, तो ये कह दिए एकदम तली में नीचे के तल का मैदानी क्षेत्र माने प्लेन। यह 1 डिग्री से कम इसका ढलान है, समतल होगा, माने ठीक है थोड़ा 1 डिग्री ढलान होगा, लेकिन प्लेने रहेगा, उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और महासागर की तली लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानी क्षेत्र है। सिंपल बात है, ढलाव ऐसे जाते जाते उसके बाद प्लेन होगा कि नहीं प्लेन होगा ज़्यादा दूर तक, तो 40% भाग कहेंगे तो कौन है, महाद्वीपीय नितल मैदान कहेंगे। क्या बोलेंगे, नितल मैदान। और ये 3000 से लेके यानी 3660 था, तो 3000 से लेके ये 6000 मीटर तक जो है ये पूरा गहराई में इस क्षेत्र मिलता है। तो खत्म हो गया 4 प्रकार के जो समुद्र के क्षेत्र थे। मगन तट पढ़ लिए, दूसरा कौन, महाद्वीपीय ढाल 6.5%, महाद्वीपीय उत्थान और नितल मैदान। क्लियर है। इसको एक बार घर पर इत्मीनान से, क्योंकि जल्दी जल्दी तभी समाप्त हो पाएगा जब आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे। तो एवरेज बात तो हम बता दिए, समझ में आ गया। हाँ, घर पर जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपका भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसे जा करके तुरंत घर पर आधा घंटा इत्मीनान से पढ़ के अपने हिसाब से दिमाग में सेट कर लेना है। हो सकता है जब आप पढ़ेंगे तो आप दुनिया जैसा देखे हैं, सब अलग अलग टाइप से दुनिया देखे हुए हैं, तो अपने हिसाब से माइंड में एडजस्ट होता है। बात समझ रहे हैं ना। हम अपना हिसाब से जो दुनिया देखे हैं हम वो उदाहरण दे के बता रहे हैं, लेकिन जब आप अपने से पढ़ते हैं ना समझने के बाद, तो हमारा वाला दुनिया तो समझ माइंड में आ ही गया, आप अपना दुनिया से जल्दी लिंक होता है। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए आप अपनी दुनिया जो अभी तक देखे हैं उससे लिंक जोड़ जोड़ के याद करिएगा। आई कब होगा, जब घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे तब होगा। ठीक है, तो इसको जाके घर पर पढ़िएगा। इसीलिए हम अब कंठस्थ नहीं करा रहे हैं, क्योंकि टारगेट, नहीं तो पहले एकदम इकरी के ही जगह कंठस्थ कराते, बहुत समय लगता था, समझ रहे ना। अब जो है टारगेट है जल्दी समाप्त कर देना, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा आप मेहनत करिएगा, तब जाके क्लियर होगा। हम टेस्ट ले लेंगे, और तब पहले टेस्ट नहीं लेते थे, और तो उसका उपाय बना दिए कि जल्दी जल्दी पढ़ा देना है, बस समझा देना है, पूरा रटवाना नहीं है। घर पर जाके, क्योंकि रटेंगे आप अपने हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा से रट पाएंगे, समझ रहे ना। और यहाँ हम टेस्ट ले लेंगे, ये तरीका सही रहेगा, समय पर जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ते हैं तापमान निर्भर करता है जल का और एक लवणता, यही ना दो चीज जल का गुण है। तो सबसे पहले तापमान देखेंगे, फिर लवणता देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, महासागर के जल का तापमान जितना महासागर है 5 डिग्री सी से और 33 डिग्री सी गर्म रहता है। सभी महासागर कितना से कितना डिग्री सी गर्म है, 5 से लेके 33। वो कहीं कहीं कह देंगे 4 डिग्री 3 डिग्री भी है, तो वो अपवाद में है, अपवाद नहीं, एवरेज पढ़ना है। 5 से कितना बताइए, तो 33 डिग्री से। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर, चूंकि विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है कि नहीं, ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ के जल, जो जलीय क्षेत्र होगा, यहाँ के जल का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ के स्थल भी ज्यादा गर्म होते हैं, तो भूमध्य सागर के पास सबसे ज्यादा गर्म तापमान अधिक होता है, जबकि ध्रुवों के पास, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास जलीय क्षेत्र जो होंगे वो ठंडा होगा। महासागरीय जल का दिन भर में जहां पर भी जो
20 डिग्री है, 10 डिग्री है, 4 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जैसा डिग्री जल गर्म है, 24 घंटा में उसके जल का टेम्परेचर के 1 डिग्री का अंतर होता है। कै डिग्री का अंतर? 1 डिग्री। जैसे 12 बजे 2 बजे कहेंगे ना बहुत सूरज गर्म रहता है, तो बोलन कि एक जगह के पानियों बहुत गर्म हो जाता होगा, सुबह सुबह 4 बजे बहुत ठंडा रहता होगा, लेकिन दोनों के अंतर निकालिएगा तो एवरेज 1 डिग्री निकलेगा। कहीं कहीं ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन दुनिया में अधिकांश जगहों में कितना निकलेगा? 1 डिग्री निकलेगा। ठीक है। महासागरीय जल क्योंकि न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। जल का कंसेप्ट आ गया है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद 30 समझेंगे तो वायुमंडल समझ पाएंगे, वायुमंडल समझ लेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। और बाकी जो जितना रटे वाला है उस सब हम, आप जैसे छुट्टी होता है, ठीक है ना, अभी चलेगा क्लास अभी कुछ दिन और, तो उसके बाद हम पूरा तैयार कर लेंगे अपना मैप से, और बड़ा बड़ा वाला मैप देंगे आपको पेज वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड का छोटा छोटा देश रहता है, बहुत सारे देश होते हैं, वो छोटा वाला मैप में स्पष्ट नहीं होता है ना, उसमें कुछ लिख पाइएगा। तो बड़ा एक मैप अलग से 10,000 निकलवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और रोज जगह जिसे ड्राइंग पेपर में इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके जाता है ना, वैसा वाला बड़ा पेपर रहेगा, ठीक है। और सबका पैसा आप लोगों से लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये को बहुत पैसा लगेगा। ऐसे लगेगा तो आप 20-30 रुपये में लेंगे, हमको 5 रुपया पड़ेगा, मैंने हमको लगेगा 3-4 रुपया, हम आपसे लेंगे 5 रुपया, बात समझ रहे हैं ना। तो अब वो अलग से लीजिएगा ना उतना बड़ा, तो 20 रुपया में देगा, 25 रुपया में देगा, ये गो लीजिएगा। तो यहाँ तो हमको कम से कम 50 को देना पड़ेगा आपको, सब जल संधि अलग, घास के मैदान अलग, बड़ा बड़ा लिख लिख के पूरा घर भर दीजिएगा, इससे प्लान कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, मैप से। तो जो है ये बनाएंगे छुट्टी में, और वो पढ़ाएंगे नहीं, होमवर्क दे के समझा के, और आप याद करके बना बना के ड्राइंग पेपर पर ला के हमको यहाँ दिखाइएगा अभी सभी को, तब दिमाग में सेट होता है बातें, नहीं तो ये दिमाग में सेट नहीं होगा। और पढ़ने वाला समझने वाला हम समझा देंगे, बात खत्म। तो ध्यान दीजिए, अगर कहें हम लोग कब मतलब जो है यह महासागरीय जल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो अगस्त महीना में। ये नहीं कहेंगे जून में, ये नहीं कहेंगे जुलाई में, कब? अगस्त महीना में एवरेज टेम्परेचर जल के क्या होता है? ज्यादा। और फरवरी में सबसे कम। स्थल के अंतर है, स्थल के जुलाई में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडा जनवरी में। याद रखिए, स्थल सबसे ज्यादा गर्म कब होते हैं? जुलाई में, और सबसे ज्यादा ठंडा कब होते हैं? जनवरी में। इसमें जल वाला में 1 महीना बढ़ा देगा, जो धीरे धीरे गर्म होता है धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण से 1 महीना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए अगस्त में सबसे ज्यादा गर्म 1 महीना बढ़ा के, फरवरी में सबसे ज्यादा ठंडा, धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ठंडा होता है। आकार और के अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर से अधिक है, लेकिन हर महासागर में नहीं कहेंगे कि एक साल में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर हर महासागर में सेमे है। सिंपल, जहाँ स्थल ज्यादा से घेरल होगा तो स्थल ज्यादा गर्म होगा, स्थल गर्म ज्यादा होगा तो उसके अगल बगल का जलीय क्षेत्र भी ज्यादा गर्म होगा, तापांतर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रशांत महासागर ज्यादा स्थलों से घिरे हुए हैं, इसके कारण से कहेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का तापांतर प्रशांत महासागर से अधिक है। यानी ज्यादा तटीय सीमा अगर कहेंगे अटलांटिक महासागर के ज्यादा है, क्या ज्यादा है बोलिए तो? क्योंकि उसमें काट छाट ज्यादा हुआ है, यानी स्थल में गया, अंदर में काट के 2 किलोमीटर घूम के आ गया, फिर 2 किलोमीटर घूम के आ गया। कोई सीधे ऐसे चल जाए तो जो अंदर चला जा रहा है उसका तटीय भाग ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? तो ये भी याद रखिए, भले बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, लेकिन तटीय सीमा ज्यादा बनाती है कौन? अटलांटिक महासागर। इसलिए तो जहां जहां स्थल से जुड़ेगा तो जल्दी गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो तापांतर ज्यादा अटलांटिक महासागर के ज्यादा है और प्रशांत महासागर के कम है, याद रखना है। अटलांटिक महासागर का तापांतर प्रशांत महासागर से क्या है? ज्यादा है, और तटीय सीमा भी अटलांटिक महासागर की प्रशांत महासागर से क्या है? ज्यादा है। भले प्रशांत महासागर बड़ा है, 2 गुना बड़ा है अटलांटिक महासागर से, बात समझ रहे हैं ना। दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर अधिक, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में भी हम लोग पढ़े स्थल कम है 19%, उत्तरी गोलार्ध में 39%। तो स्थल ज्यादा तो गर्म ज्यादा, ठंडा ज्यादा, तो तापांतर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ज्यादा, और दक्षिणी गोलार्ध में कम।
स्थल से जितने ज़्यादा जुड़े सट रहेगा ना तो तपांतर ज़्यादा रहेगा। इतना बात क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मगन तट आर्कटिक महासागर में मिलता है। बोले ना कि कम ढलान वाला 0 से 200 सेंटीमीटर 200 मीटर तक के तटीय भाग को क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मगन तट। तो कौन सा महासागर सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मगन तट बनाता है? आर्कटिक महासागर। कौन महासागर? चलिए अब हम लोग को जानना है गहरा गर्त। तो सबसे गहरा गर्त जानते हैं मेरियाना गर्त है, और वो कितना है? 11,022 मीटर। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। दूसरा गहरा गर्त है टोंगा, नहीं मिंडनाओ। कौन कहेंगे? मिंडनाओ। 10,500 मीटर। और तब है कौन? टोंगा। चलिए एक नंबर बोलिए तो कौन? मेरियाना, 2 में मिंडनाओ और 3 में टोंगा। तीनों की तीनों जो है प्रशांत महासागर में, यानी मेरियाना। क्या सर ठीक है? सब कोई शांत रहता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अच्छा माहौल मिला है, कुकर के सीटी की आवाज़ों नहीं आ रहा है रूम पार्टनर के, समझ रहे हैं ना, और जो है कोई बोल भी नहीं रहा है, लॉज भी तो रहता है तो अगल बगल में बोले ही रहता है, तो कितना के नींद नहीं आता है क्योंकि रात भर जगह रहता है, डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं न कहीं कुकर की आवाज़, न कहीं अगल बगल कोई बस्ती है, इधर पूरा खाली है, इधर खाली है, इधर पीछे में पूरा पैके है, और अच्छा जगह माहौल मिल गया, सब कोई शांत है। तो एक दो स्टूडेंट कभी कभी जो है प्रोसेस शुरू हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देते हैं, पढ़ेंगे बायोलॉजी में हम लोग। अब बाकी सेरिब्रम सेरिबेलम को कहते हैं तू शांत रहो, शांत रहो, सोचो मत, और सीधा रहो मत, लुढ़क जाओ, तुम्हें रहना, सो जाओ, और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करके। लेकिन समझिए यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कितना सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें हम लोग कि एक नंबर में बोलिए तो मेरियाना। हमारा क्लास में कोई भी 2 मिनट नहीं सो पाया है क्योंकि अभी पलक झपकाता है तब तक जगा देते हैं उसको हम, ठीक है ना। अभी झपकना शुरू हुआ तभी है, अभी तक, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ चल ही जाता है, सबको हम देख रहे होते हैं। अगर बात करें हम लोग एक नंबर में कौन बोलिए तो मेरियाना, और 2 नंबर में कौन? मिंडनाओ 10,500, और 3 में कौन? टोंगा 9,000। और चलिए अब हम लोग जानते हैं महासागर जो है वह प्यूर्टो रिको, अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा बिंदु कौन है? प्यूर्टो रिको। कितना है? 8392। 8392 किसका बताइए तो? प्यूर्टो रिको का। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जहाँ पर बरमुडा ट्रिएंगल पड़ते हैं ना, क्यूबा व्यूबा देश सब है वहाँ पर, ठीक है, प्यूर्टो रिको। नीचे में जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन है? रोम से। कौन है बोलिए तो? रोम से। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह के पास जो सभी समूह है बहुत सारे देशों का प्यूर्टो रिको है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन हो गया? रोम से। और हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु कौन है? सुंडा 8152। तो कहेंगे कौन महासागर सबसे ज्यादा गहरा? ऑर्डर बताइए, पूछ दे इस टाइप से तो याद रहेगा तब ना बनाइएगा। एक नंबर में कौन? प्रशांत महासागर, माने महासागरों का ऑर्डर कहेगा। और 2 में कौन? हिंद महासागर। 2 में नहीं, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, तब कहेंगे हिंद महासागर, तब दक्षिणी अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। ध्यान दीजिए सभी को, ये सब डाटा एनसीईआरटी में एक है, छठा क्लास में पढ़ेंगे तब। दुनिया में 57 गो गर्त की खोज की गई है। कै गो गर्त की? गड्ढे की खोज की गई है समुद्र में, जिनमें सबसे ज्यादा 32 गो प्रशांत महासागर में, 19 गो अटलांटिक महासागर में, 6 गो हिंद महासागर में। चलिए सब कोई ध्यान दीजिए बातों को, बोलिए। अगर कहेंगे 32 गो कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में गर्त है। और हिंद अटलांटिक महासागर में कै गो? 19 गो। और 6 गो कहाँ? हिंद महासागर में गर्त है की खोज की गई है। चलिए तो अब हम लोग को समझना है गाइओट। गाइओट शब्द क्या है? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइओट कहते हैं। देखिए समुद्र के नीचे, समुद्र की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तल हम लोग पढ़ चुके हैं 4 प्रकार के, और समुद्र के नीचे में भी जो है ऊंचाई वाला जगह थोड़ा होगा लेकिन पठारी टाइप से होगा, यानी समतल रूप में थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे सपाट वाले जो ऊंचे वाले जगह को माने पठार को कहेंगे समुद्र में गाइओट कहते हैं। क्या बोलते हैं? गाइओट। स्थल भाग में जिसे हम लोग पठार कहते हैं ना, वहाँ पर
समुद्र में क्या बोलते हैं, गायोट बोलते हैं। समुद्री नीचे डूबे हुए ऐसे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, पूरा सपाट रहेगा, पलने रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो उस क्षेत्र ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, गायोट। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप समूह है, गुआम द्वीप समूह, जहां पर मेरियाना गर्त पड़ते ना, फिलीपींस, यहाँ फिलीपींस है, इस साइड गुआम है, तो गुआम से नजदीक में है, फिलीपींस से थोड़ा दूर है। और गुआम एगो टापू है, और फिलीपींस से भी टापू है, बड़ा देश है, इसीलिए सब बोल देता है फिलीपींस द्वीप समूह के पास। लेकिन अगर सबसे नजदीक कहेंगे तो कौन टापू के पास है, गुआम टापू, जो अलगे वो देश भी है। तो मेरियाना गर्त की बात करेंगे, कौन टापू में बोलिए तो, गुआम टापू के पास है। कितना मीटर गहरा है, 11 किलोमीटर 22 मीटर, या कहेंगे 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त की एक और नाम है चैलेंजर गर्त। आपसे पूछ देगा मेरियाना गर्त का एक और नाम बोलिए तो, चैलेंजर गर्त। आज तक सबसे गहरा परिवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र रूस में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। माने कहे का मतलब नीचे जो है गड्ढा किया गया है मशीन से, कई किलोमीटर नीचे जो गड्ढा किया जा चुका है, तो कहेंगे रूस ने किया है। और रूस ने किया है, समुद्र में नीचे स्थल, समुद्र के नीचे माटी आएगा, वो माटी के नीचे कितना गहराई खोदले है, तो कहेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यह स्थल भाग, देखिए समुद्र के नीचे नहीं, स्थलीय भाग ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, वहां से समुद्र के बीच में मतलब कि टापू है, वो कैसे खोदना शुरू होगा, समुद्र के नीचे में जाके कौन खोदेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो समुद्र के ऊपरी भाग में टापू आ गया है, ऊपरी से मतलब जो है खोदना शुरू किया गया, ठीक है ना। तो उसमें कितना जगह तक नीचे खुदाई किया गया है, 12 किलोमीटर तक। तो कितने ड्रिल परिवेधन किए गए, अधिकतम सबसे गहरा 12 किलोमीटर। कहाँ, तो आर्कटिक महासागर में, जो रूस का भाग पड़ता है, ठीक है ना। और उस जगह का नाम है कोला क्षेत्र। कौन क्षेत्र है, कोला क्षेत्र। कोला क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक ड्रिल किए गए हैं, कहेंगे 12 किलोमीटर। सोल जानिए, जलमग्न तट हम लोग पढ़ चुके थे, मगन तट हम लोग पढ़ चुके थे। मगन तट याद है ना सबके को, तो मगन तट कहते 0 से 200 मीटर, ठीक है ना। और जलमग्न कहेंगे, मगन तट अलग है जो 200 मीटर तक है, जलमग्न कहेंगे जो जल के नीचे स्थल जितना दूर तक दिखाई दे रहा है, तो वैसे तटीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे, जलमग्न। नहीं, बातें क्लियर हुआ। 200 मीटर तक तो थोड़ा ही दिखाई देगा गहरा, तो उस सब मगन तट कहेंगे। और जलमग्न तट कहेंगे कि जो नीचे खुली आंखों से नीचे का स्थलीय भाग नजर आ जा रहा है जहां तक, यानी 300-400 मीटर, 30 मीटर 40 मीटर तक दिखाई देगा, ज्यादा ज्यादा 2 मीटर 4 मीटर ज्यादा दिखाई देगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जलमग्न। क्या बोलते हैं उसे, बोलिए तो, जलमग्न। और जलमग्न में एक सोल पढ़ना है हम लोगों को। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली हो, सोल कहते हैं। जैसे क्या है, जो तटीय भाग का ही क्षेत्र है, लेकिन जो है ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो नीचे में स्थल नजर आ रहा है, लेकिन वो छिछला रूप में, जैसे जैसे छिपा वगैरह में जैसे पानी रहता है, ठीक है ना, उस रूप में। फिर थोड़ा ऊपर उठ गया, स्थल आ गया, फिर छिछला पानी नीचे में चला आया, फिर थोड़ा स्थल ऊपर उठ गया, फिर छिछला पानी आ गया। तो ऐसे वाला क्षेत्र सबको हम लोग सोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए तो, सोल कहेंगे। तो सोल है ये जलमग्न का वह उत्थान भाग जहाँ जल की गहराई छिछली हो, उसे क्या बोलते हैं, सोल कहेंगे। ये इसी में परवाल, इसमें परवाल से बना नहीं होता है। कह रहा है जो छिछला जल हो गया, फिर स्थल हो गया, छिछला जल हो गया, स्थल हो गया। तो जो ऊपर वाला जो स्थल है, ये जो है परवाल भीति से नहीं बना है। देखिए परवाल क्या है, तो समुद्र में मूंगा नाम का एक जीव है, जो कि अरबों संख्या में निकलता है और उमड़ जाता है। उसका आयु 10 से 20 दिन की होती है, मर जाता है। मर जाने के बाद उसके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर पाया जाता है। तो मर जाने के बाद वह बिछ जाता है पूरे नीचे में जा करके, लेकिन उसका कैल्शियम कार्बोनेट गलता नहीं है, तो वह एक पत्थर का रूप ले लेता है। ऐसे जो है लेयर बनते 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 ऊपर स्थलीय भाग बन जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग परवाल भीति। क्या बोलते हैं, बोलिए तो, मूंगे की चट्टान, इसी को कहते हैं। और यह जो है ऐसे ऊपर उठा हुआ भाग नहीं होता है सोल, याद रखिएगा। सोल मगन तट का उदाहरण नहीं है।
वह जो अपने आप स्थलीय भाग नीचे ऊपर उठने लगता है, नीचे के प्लेट आपस में टकरा रहे हैं हमेशा, तो नीचे के प्लेट टक्कर होने से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वो डूबा हुआ क्षेत्र था लेकिन ऊपर उठ गया तो उसे सोल कह दिए। उसके छिछला भाग जो पानी से गिर गया उसे सोल कह दिए, उठा हुआ भाग को नहीं। छिछला पानी को क्या बोल देते हैं? सोल कह दिए। तो सोल के द्वारा जो निर्मित जो स्थलीय भाग होते हैं वो परवाल भित्ति का उदाहरण नहीं होता है। लेकिन परवाल भित्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में 2000 किलोमीटर जो मूंगा बताए हैं ना, उससे निर्मित चट्टान है। कई किलोमीटर का? 2000 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली जाइएगा 1000 किलोमीटर पटना से, और दिल्ली से फिर आगे चल जाइएगा तो काबुल पहुंच जाइएगा, अफगानिस्तान के राजधानी। वहां चल जाइएगा 2000 किलोमीटर में, और उतना बड़ा खाली मूंगा के चट्टान है, समझ रहे ना, मूंगा जीव से। तो दुनिया का सबसे बड़ा मूंगे की चट्टान कौन कह देंगे बताइए तो? ग्रेट बैरियर रीफ, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, या कहेंगे उत्तरी पूर्वी क्वींसलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उस भाग को क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड। कौन महासागर में पड़ता है? प्रशांत महासागर में। लवणता पढ़ना है थोड़ा, इतना टेम्परेचर थोड़ा जान लिए। हाँ, परवाल भित्ति जो मूंगा निकलता है ना, अधिक तापमान वाला में नहीं निकलेगा, बहुत गर्म चीज में नहीं निकलेगा ये मूंगा जीव। तो जहाँ स्थलीय भाग है, आज समुद्र अब शुरू होता है, तो तटीय भागों में मिलेगा, समुद्र के बीच में नहीं मिलेगा, ज्यादा गहराई में नहीं मिलेगा, ज्यादा नमकीन पानी में नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रदूषित पानी में नहीं मिलेगा। एकदम शौकीन प्राणी है कौन? मूंगा, वहां निकलता है। तो अब अभी हम लोग पढ़ेंगे नमक की मात्रा लवणता समुद्र में कहाँ कहाँ पर कितना है। वह दूसरा गुण जो महासागरीय जल का है, लवणता। प्रति 1000 पर, चाहे 1000 किलो निकाले चाहे 1000 लीटर निकाले, 1000 में कई इकाई नमक है, उसे हम लोग लवणता दर्शाते हैं। 1000 माने कि 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर कहते हैं। तो अगर कहे 35 प्रति 1000, माने 1 लीटर पानी निकालेंगे तो 35 ग्राम उनमें नमक मिल जाएगा, तो उसे कहेंगे 35 प्रति 1000। बात क्लियर है? तो समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर, या 35 प्रति 1000 कह देंगे इसी को। यानी पूरा समुद्र सुखाइएगा ना, तो समुद्र का जितना पानी है वो का 35 ग्राम, 1 लीटर समुद्र का पानी है, वो का 35 ग्राम से गुना कर दीजिएगा, उतना नमक मिलेगा। लेकिन हर जगह सेम थोड़ा ही होगा, ये तो औसत पर है। ठीक है, तो यह जो है जनरली नमकीन पानी किसे कहेंगे? 24.7% अगर 1 लीटर में 24.7 ग्राम अगर निकल जाता है नमक, तो कहेंगे वह खारे पानी उसको चिन्हित किया गया है, तब उसे खारा पानी कहेंगे। जैसे थोड़ा मोड़ा नमक रहेगा तो खारा पानी नहीं कहेंगे। समान खारेपन वाले और दुनिया में जो महासागर में जहाँ जहाँ एक समान नमक की मात्रा मिलती है, हो सकता है प्रशांत महासागर का कुछ जगह मिले, कुछ हिंद महासागर में मिले, कुछ अटलांटिक महासागर में मिले, तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर एक समान लवणता है उसको मानचित्र में एक लाइन से ड्रॉ किया गया है, वैसे रेखा को कहते हैं समलवणीय रेखा या आइसोहेलाइन लाइन। क्लियर है बातें? उसे क्या बोलेंगे? समलवणीय रेखा या आइसोहेलाइन लाइन। और कहाँ मिलता है सबसे अधिक नमक की मात्रा समुद्र में? तो विषुवत रेखा से 20 से 40 डिग्री ऊपर में चले जाइए। 20 से कितना? 40 डिग्री अक्षांश। यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 डिग्री के अक्षांश है ना यहाँ से यहाँ तक। तब 20 डिग्री अक्षांश से कितना? 40 डिग्री अक्षांश, ऐसे पूरा घेरते चलाएगा। और ऊपर में, लेकिन नीचे में 30 से 50, नीचे में 10 से 30, नीचे में कितना कहेंगे बोलिए तो? 10 से 30। उत्तरी अक्षांश से 20 से 40, माने 20 का अंतर, लेकिन ऊपर में 20 से 40, नीचे में कितना? 10 से 30। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों में जो जलीय क्षेत्र होगा वहां नमक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। कहेंगे नमक की मात्रा समुद्र में कहाँ ज्यादा होती है? तो विषुवत रेखा से 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ और 10 से 30 डिग्री साउथ। लेकिन सबसे ज्यादा नमक की मात्रा कहेंगे कहाँ है? तुर्की का वानझिल। बोलिए तो कौन? तुर्की का वानझिल। वहां 330%, माने 1 लीटर में 330 ग्राम नमक मिल जाएगा। यहाँ परसेंटेज का मतलब ये शोर से नहीं समझ लीजिएगा, प्रति 1000 पर निकालते हैं। और दूसरा जो है मृत सागर है,
मृत सागर डेड सी जॉर्डन में पड़ता है। और विश्व का, पूरे इस दुनिया का सबसे गहरा स्थान कौन है? मृत सागर। सबसे गड्ढा वाला स्थलीय भाग कौन है? तो मृत सागर। जलीय भाग ना मरियाना गर्त है, स्थलीय भाग सबसे गहरा कौन है? मृत सागर। और तो वो में पानी जमा हो जाता है कभी कभी, तो उसकी उस पानी के लवणता 238% रहता है, और 330% के वान झील, और दूसरा कह दिए मृत सागर। ये दोनों भी यही याद रखिएगा। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कहेंगे कौन है? तो अटलांटिक महासागर। भले सबसे ज्यादा बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे ज्यादा तटीय सीमा अटलांटिक की है, सबसे ज्यादा तपांतर अटलांटिक की है, सबसे ज्यादा लवणता अटलांटिक की है। इतना बात क्लियर है कि नहीं? सबके को याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं लास्ट बात है, विश्व के सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश, यानी कि स्थल है, महादेश है, देश है, तो वह स्थलीय भाग से घिरा होगा। एक फिक्स भौगोलिक सीमा होगी, फिक्स भौगोलिक सीमा से घिरा होगा कोई भी देश। तो फिक्स जिस भौगोलिक सीमा से घिरा हुआ है कोई देश, उसके अंदर में कितना पानी है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पानी के देश में है। समुद्र स्थल के अंदर में क्या होगा? झील होगा, पोखरा होगा, नदी होगा, नहरी होगा। ये सब जलीय क्षेत्र कहेंगे कि नहीं जलीय क्षेत्र कहेंगे? तो किस देश में, देश के अंदर में सबसे ज्यादा जल है देश के अंदर में, तो भी कहेंगे कौन? कनाडा है। तटीय सीमा भी ज्यादा है, देश के अंदरों में जलीय क्षेत्र ज्यादा है, वो कौन हो जाएगा? बोलिए तो कनाडा। कनाडा है। या 8,91,163, 8,91,163। तो दूसरा सबसे बड़ा देश भी तो है कनाडा। एक नंबर में कौन है? रूस। दो में कौन है? कनाडा। दूसरा में बड़ा देश भले रूस है, लेकिन जलीय क्षेत्र धारण करने में, स्थल में, दो में कौन है? रूस है। दो में है, एक में नहीं। अमेरिका तब आ जाएगा, क्षेत्रफल में 3 में है, जलीय क्षेत्र धारण करने में भी कितना में? 3 में। ठीक है। भारत जो है कितना नंबर आता है? 7वां पोजीशन में, बड़े देशों की श्रेणी में भारत का पोजीशन कितना है? 7 नंबर में। अगर बात करते हैं, लेकिन जल धारण करने में कितना है? 4 नंबर में। माने भारत में नदी उदी ज्यादा है, झील ज्यादा है, तभी तो कुल क्षेत्रफल में 7 और जल धारण करने में 4। तो क्लियर है कि जल की मात्रा ज्यादा है, नदी उदी ज्यादा है, झील ज्यादा है, झरना ज्यादा है। 5 में चीन है। 5 में कौन है? चीन। तो 5 को देश बोल सकते हैं जल धारण करने में क्षमता में। कौन एक नंबर में? कनाडा। 2 में रूस, 3 में अमेरिका, और 4 में भारत, 5 में चीन, 6 में ईरान है। 6 में कौन है? बोलिए तो ईरान। 7 में इथियोपिया, अफ्रीका में पड़ता है इथियोपिया। इसे कुपोषण की राजधानी कहते हैं। यहाँ के आदमी कुपोषित सबसे ज्यादा रहता है। बिहार में कुपोषण की, भारत में कुपोषण की राजधानी वाला राज कहेंगे तो कौन है? मध्य प्रदेश। बिहार नहीं, याद रखिएगा। क्या है? मैंने ऐसे थोड़ी, मैंने कह रहे हैं कि कौन है बताइए? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है तो बिहार है सर, ऐसे थोड़ी, इसी बोल नहीं ना रहे हैं। क्या है? एकदम इधर ध्यान दे रहे हैं सर। ठीक है। तो अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश को कुपोषण की राजधानी वाला राज कहते हैं। बिहार के लोग भले जो है खुश के घर में रह जाएगा, जैसे भी रह जाएगा, लेकिन खाएगा तो मछली भात ही खाएगा, तो एकदम जो अच्छा तरीका से पेट भरेगा ही भरेगा। ठीक है। भले जो है खा के 10 दिन बाद मर जाएगा, नहीं खाना रहेगा तो, लेकिन खाएगा तो अच्छा से। इसलिए कुपोषण में बिहार कम से कम नहीं है। कुपोषण में कौन है? मध्य प्रदेश। अब विश्व में कुपोषण वाला देश कहेंगे तो कौन? इथियोपिया। तो इथियोपिया के जल धारण क्षमता, वहीं बुल्लू नील नदी जो बड़ा नदी है ना विश्व की, तो उसका एगो धार वहां से शुरू होता है, एक धार अलग जगह से। तो इसीलिए जल धारण में याद रख लीजिए कौन है? इथियोपिया। चलिए बोलिए, 1 में कौन? कनाडा। 2 में रूस, 3 में अमेरिका, 4 में भारत, 5 में चीन, 6 में कौन? 6 में ईरान, 7 में इथियोपिया, 8 में कोलंबिया। कोलंबिया एगो देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और दक्षिण अमेरिका में एको गो देश नहीं है इसमें। तो आपसे पूछ देगा कि दक्षिण अमेरिका में जल धारण करने में सबसे बड़ा देश कौन है, तो कहिएगा कौन? कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया हो जाएगा, जो कि विश्व में 8। इंडोनेशिया कितना में हो जाएगा? 9 में। इंडोनेशिया बोलिए तो 9 में।
कांगो कितना 10, और अफ्रीका का दूसरा, क्योंकि अफ्रीका का एक में इथोपिया, दूसरा में कौन हो गया कांगो, और बस हो गया। तब चलिए बोलिए तो 10 को कौन, एक में कौन कनाडा, रूस में 2 में कौन रूस, 3 में, 4 में भारत, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 8 में कौन कोलंबिया ना, और 9 में इंडोनेशिया, 10 में कांगो। और भारत में कहा जा रहा है, अच्छा जो कनाडा है कुल क्षेत्रफल का 8.9% जल है। कनाडा के बारे में स्टार मार्किंग दिया है, तो कुल क्षेत्रफल का कै परसेंट है वो 8.9%। माने जितना स्थल टोटल का क्षेत्रफल है, तो में जलों का क्षेत्रफल ना जुड़ा जाता है। भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ते हैं, तो में जलो क्षेत्र जोड़ के तो कै परसेंट जल है कहेंगे कनाडा के, भारत के नहीं, तो कितना कहेंगे 8.9%। किसी भी देश में जल धारण का जल का भाग क्या होता है, तो उस देश में झरना, झील, तालाब, नदी सबको कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो है इतनी बातें समाप्त कर चुके हैं, और बाकी बातें कल पढ़ेंगे, क्योंकि जीना है बरसों, इसीलिए एक ही दिन बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना। और बरसों आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग का तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो अब जल्दी ज्योग्राफी खत्म भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर इंडियन ज्योग्राफी चालू कर देंगे, और वो भी 5-6 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद मैप से क्लियर कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तब उसके बाद हिस्ट्री चालू होगा, एक एक कर करके। कल आप लोग का वर्क क्या है, तो जो हम टेस्ट लेंगे जितना आज पढ़ा है जलमंडल, इससे 20 क्वेश्चन, और जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, जो बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच गया, 2 महीना का दिन दिवस। विविध 2 बार कंप्लीट कराएंगे, समझ रहे हैं ना। एक बार ही, फिर एक बार और चलेगा विविध, तो दूसरा बार जब चलेगा तो ज्यादा वर्क रहेगा, बात समझ रहे हैं ना, तो गुना वर्क हो जाएगा। फिर कोशिश होगा तो तीसरा बार चला देंगे, ठीक है ना, अगर समय रहा तो, ताकि विविध से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, कंठस्थ हो जाए। अभी जो है आप लोगों को वर्क है नवंबर दिसंबर, और भारत में पर्यटन, खाली नवंबर दिसंबर नहीं पढ़िएगा, कितने रहने दिया जाए 20, 15, 35 रहने देते हैं, इतना है। यानी नवंबर दिसंबर अगला दिन से फिर शुरू होगा, तो 35 को बात है, दिवस है, याद करके आइएगा। और राष्ट्रीय उद्यान से कल क्वेश्चन सेट करेंगे। और अभी रुक जाइए 2 मिनट, राष्ट्रीय 2 मिनट बस। उद्यान सबको याद करके आए हैं, दीजिए तो पे जल्दी हम पूछ ले, ग्रुप में ही, बारी बारी से नहीं। देखो सबको याद करके आए हैं, बताइए तो, साथ में ही। हेमिस कहाँ है हेमिस लद्दाख, पिन वैली, सिम्बलवारा, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश, कन्हा पनाहा मध्य प्रदेश, बोलिए सतपुरा, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, चलिए बोलिए काजीरंगा नमेरी कहाँ पर है, असम, मुरलेन मिजोरम, फांगपुई ब्लू माउंटेन, फांगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ पर है बोलिए तो, मिजोरम। चलिए यहाँ लिखते हैं, बताते चलिएगा, बोलिए तो मुकुर्ती, बोलिए सभी कोई, मुकुर्ती कहाँ है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कहाँ, तमिलनाडु। चलिए बताइए, अगर बात करें इन टाकी भी कहते हैं, और ये पूछा था पिछला बार दरोगा में भी, सही नहीं है कि ये पूछेगा, कौनो पूछ देगा। निरिंकी कहाँ पर है बोलिए तो, नागालैंड। दिवस, इसे क्वेश्चन 100 में फिक्स रहता है, समझ रहे हैं ना। अगर बात करें मुद्रा, राजधानी, इससे सबसे मिला जुला के 3 क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए भी यही, इसको छोड़िएगा मत। दिवस और राजधानी देश के मुद्रा। बताइए तो कुद्रेमुख कहाँ है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहाँ बताइए तो, कर्नाटक। चलिए बोलिए मृगवनी हरिना वनस्थली, नहीं याद है, मृगवनी हरिना कहाँ, तेलंगाना, तेलंगाना, मृगवनी हरिना वनस्थली कहाँ, तेलंगाना, याद करके नहीं आए हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार पिछला पेज में था।
बताइए मौलिंग, मौलिंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिंबल अगर बात करें, सिंगालीला, बुक्सा, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, ये सभी कहाँ? ये कोई से तो पकड़ आना चाहिए। गुरु घासीदास इंद्रावती कांगेर, घासीदास इंद्रावती कांगेर कहाँ? छत्तीसगढ़। चलिए बताइए तो राजा जी, उत्तराखंड में। और बोलिए गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, और नंदा देवी, फूलों की घाटी, मुकुंदरा, मुकुंदरा कहाँ? राजस्थान में। मुकुंदरा कहाँ? चलिए तंसा बोलिए, तंसा, महाराष्ट्र। पेंच बोलिए, पेंच। वंसदा बोलिए, वंसदा, गुजरात। वंसदा बोलिए। और बोलिए तो केबुल लमजाओ, सिरोही, मणिपुर। सिरोही भी मणिपुर। बालापक्रम नोकरेक, मेघालय। बालापक्रम नोकरेक। चलिए बोलिए तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। चलिए बोलिए वन विहार, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ माधव राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। चलिए बताइए लगभग सब पूछ लिए हम। बोलिए तो ओरंग डिब्रूगढ़ सेखोवा, असम। रायमोना देहिंग पटकाई, असम में। चलिए बोलिए तो नमेरी और मानस कहाँ? असम में। नमेरी मानस कहाँ? असम में। और साउथ बटन सैडल पिक गलातया, अंडमान निकोबार। चलिए इस याद करके आइएगा, और यहाँ 2-4 बार पूछेंगे, 4-5 दिन पूछेंगे, अपने क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये सब VVI है। रेगुलर रहिए सभी कोई। कल जो है अभी क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, घर नहीं जाइएगा कोई।